चलिए, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अभी हम इस वीडियो को करने का जो पर्पस था वो ये था कि मतलब हमारे एक स्टूडेंट है झरना जी, जो भी सामने बैठे हुए हैं, तो वो इनका ये क्वेश्चन था कि भाई 2025 के जो प्रिडिक्शंस हो रहे हैं जनरली, तो उनको जो है करने का क्या राइट वे है, किस तरह से करनी चाहिए, और क्या न्यूमेरोलॉजिकली जो जब व्हेन वी सी द थिंग्स के न्यूमेरोलॉजिकली जो है हमें कैसे पता लगेगा कि ये मतलब न्यूमेरोलॉजिकली लोग बहुत डरा रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे। ठीक है ना, तो क्या वास्तव में ये साल इतना खराब होने वाला है या क्या उसमें अप्स एंड डाउन्स है। तो देखिए, अभी हम इसी प्रोसेस को समझने जा रहे हैं। तो क्या था कि मैंने झरना जी को क्या बोला था कि आप ये निकालिए बेसिकली कि जो मेजर प्लैनेट्स होते हैं सैंड, जैसे कि मैंने शनि की बात करी थी और एक गुरु की बात करी थी। छोटे प्लैनेट्स के ट्रांजिट तो बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि कम समय के लिए होते हैं, तो उनका प्रभाव कम समय के लिए तो दिखता है अगर नेगेटिव होंगे। जैसे मंगल अभी भी नीच का चल रहा है करंटली, या पीछे सूर्य नीच का चल रहा था ट्रांजिट में, तो प्रभाव हुआ मगर एक महीने 45 दिन के लिए हुआ। परंतु व्हेन यू टॉक अबाउट द मेजर प्लैनेट्स जो कि ज्यादा समय तक रहते हैं, उनकी पोजिशनिंग निकालने को मैंने झरना को बताया था। और देखिए, जैसे जब हम कुंडली देखते हैं, तो झरना आप ध्यान से समझना आप बात को। जब हम कुंडली देखते हैं तो हम बोलते हैं ना कि कोई ना कोई ग्रह जैसे नीच का है, ठीक है, या उच्च का है, तो वो किस बेस पे नीच का या उच्च का होता है, वो होती है उसकी प्लेसमेंट। ठीक है ना। प्लेसमेंट मतलब कि वो जिस राशि के अंदर बैठा, मान लीजिए चंद्रमा किसी का, सपोज कीजिए कि मतलब ये 8वें नंबर पे राशि पे बैठ गया, तो वो नीच का बोलेंगे। वो नीच का क्यों हुआ? क्योंकि उसको माहौल सही नहीं मिला। जो राशि है वो एक माहौल क्रिएट करती है। ठीक है, इन द सेम वे जो नक्षत्र है वो भी माहौल क्रिएट करता है। अब जो आप लोगों को मैं बेसिक्स पढ़ाता हूँ हर बार, जिन पर जिस पे मेरा बहुत ज़्यादा हमेशा स्ट्रेस रहता है, तो उसको अगर देखोगे तो आपको ये बात तो समझ आ गई कि एक हॉरोस्कोप के अंदर अगर एक प्लेनेट नीच का हो रहा है या उच्च का हो रहा है, वो एनवायरनमेंट के कारण हो रहा है। तो अब हम जब गुरु और शनि का एनवायरनमेंट पूरे अगले साल का निकालते हैं, ठीक है, तो झरना इसमें आपने क्या किया है? आपने उनके उनके नक्षत्र भी निकाल लिए हैं या राशियां निकाली हैं? थोड़ा बताइए। जी मैंने दोनों ही निकाली है कि जुपिटर जो है वो अभी तो रोहिणी नक्षत्र में है, लेकिन 14 मई 2025 को वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ओके। और उसके बाद एक्सल्टेड पोजीशन में फिर 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये एक्सल्टेड, इसी साल में होने वाला है ये? जी 2025 को ही। 2025 में ये सब होने वाला है? अभी अभी करंट जुपिटर कहाँ चल रहे हैं? सेकंड राशि में, हाँ, वृष राशि में। वृषभ राशि में चल रहे हैं। और नक्षत्र आपको पता है उसका क्या चल रहा है? अभी का नक्षत्र रोहिणी। रोहिणी चल रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो जो है, मतलब उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, बताएं। हम्म, निकाल शायद लीजिए, 1 मिनट वीनस। देख लीजिए एक बार फटाफट से। ठीक है ना, फटाफट से देख लेते हैं। आपको ये चीजें ना फटाफट से मैं निकालने की टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको कैसे एग्जैक्टली निकालना है, क्योंकि जब हम नक्षत्र लेवल पे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम राशि लेवल से एक लेवल डीप चले गए हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हमारे को समझना है। ठीक है ना। रोहिणी नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रजापति है। ठीक है, प्रजापति नहीं, मैं प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ, ये प्रजापति क्यों बोल रहे हैं? ठीक है ना। तो यहाँ पर मून का हम्म। नक्षत्र है, ठीक है ना, तो चंद्रमा का नक्षत्र है। तो चंद्रमा का नक्षत्र में गुरु जो है कंफर्टेबल रहते हैं। इनफैक्ट गुरु के साथ वो जब चंद्रमा का नक्षत्र रहता है तो वो उसके साथ जो है ये एक गज केसरी योग भी फॉर्म करते हैं जब गुरु चंद्रमा एक साथ होते हैं। तो अभी तो इसकी गुरु की कंफर्टेबल पोजीशन है इस समय तो। ठीक है ना। मगर अब आप जब आगे जाओगे, आपने और कौन से नक्षत्र निकाले हैं? गुरु कहाँ कहाँ कौन कौन से नक्षत्रों में मूव करेगा बताओ। मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा किसका नक्षत्र होता है, कि उसका लॉर्ड कौन है? ये नहीं पता। निकालो। तो ये टेक्निक है, ये आपके लॉर्ड के आपको जो मृगशिरा, मतलब देखो, जब तक आप नक्षत्र का लॉर्ड नहीं निकालोगे, उस नक्षत्र की एनिमिटी है, क्या वो नक्षत्र दुश्मन है या वो जो नक्षत्र है उसका फ्रेंड है। ठीक है ना, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो भी अब मृगशिरा के जो स्वामी होंगे उनका संबंध गुरु से कैसा होगा, हम्म। डिपेंडिंग अपॉन दैट वो उस हिसाब से वो करेंगे। ठीक है ना। एक सेकेंड, मैं एक टेबल खोल देता हूँ, पूरी टेबल, बिकॉज एग्जैक्टली
सारी की सारी चीजें तो मुझे भी नहीं रटी हुई होती, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं एज अ जी। प्रैक्टिशनर, हम लोग जो है अपने सामने खोल के रखते हैं उनको, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे हम्म। पास। मृगशिरा का जो है मार्स है, तो मार्स के साथ अब क्या है रिलेशनशिप है इसका, गुरु का, वो चेक करना है। गुरु एंड मार्स अगेन फ्रेंडली, तो वहां तक भी कहानी सही रहेगी। इसका मतलब अब जब आप नेक्स्ट ईयर की प्रिडिक्शन दे रही हो, तो ये गुरु के बेस पे तो ये चीज सही आ रही है, ठीक है। अब और आगे चलो, और कौन सा नक्षत्र में एंटर करेगा आगे? आद्र नक्षत्र। आद्र नक्षत्र में कब एंटर करेगा? जून 14, 2025 को। वो राहु का नक्षत्र है, तो इसका मतलब राहु के नक्षत्र में जब वो एंटर करेगा, तब जो है जुपिटर हम्म। जो है थोड़ा ट्रबल में आ जाएगा। तो अब आपको ईयर की प्रिडिक्शन में सिर्फ बता रहा हूँ कि जुपिटर और सैटर्न के बेस पे कैसे देनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी। तो अब यस आपको सर। क्लियर कट आइडिया हो गया, बिकॉज जब राशि के अंदर अगर मैं अपने फैक्ट को इस्टेब्लिश करता हूँ, मतलब मैं आपको ये बोलूँ कि मैं ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। जब राशि के हम्म। अंदर एक ग्रह उच्च का और नीच का माना जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो नक्षत्र के अंदर भी तो उस ग्रह के रिलेशनशिप को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर हम्म। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप मेरे घर में आई, और मेरे घर का माहौल नहीं अच्छा, तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? आपके ऊपर। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। अगर आप हम्म। मेरे घर में आई और उस घर का माहौल बहुत अच्छा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आपको खुशी मिलेगी, यू विल गुड कि मैं बहुत अच्छे लोगों से मिली फॉर एग्जाम्पल। तो इन द वे सेम वे, जो ये नक्षत्र होते हैं ये भी अपना सत्संग करते हैं अलग 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 टाइम लाइन पे। मतलब सत्संग मतलब अपना अपना कंजंक्शन क्रिएट करते हैं। तो अभी राहु के साथ अगेन, इसका मतलब जो यहाँ पे गुरु अपनी कंट्रोल खोएगा। अब गुरु जब कंट्रोल खोएगा, इसका मतलब क्या है? अगेन, जुपिटर इज अ प्लेनेट ऑफ विजडम, जुपिटर इज अ प्लेनेट ऑफ नॉलेज, जुपिटर इज अ प्लेनेट ऑफ गृहस्थी। तो पूरा का पूरा जो हाउस होल्ड सिस्टम है भारतवर्ष में या कहीं पे भी अक्रॉस द वर्ल्ड, हाउस होल्ड मतलब गृहस्थ जीवन को भी बताता है। और जो जुपिटर है ना, वो एक्सपेंशन भी है, तो एक्सपेंशन भी इस पीरियड में अपनी दिशा खोएगा। तो अब आपको ये फेज समझ आ गया कि ये फेज, इसका मतलब जुपिटर की दृष्टि से अच्छा नहीं जाएगा। इन द सेम वे हम्म। आपको अब अगला नक्षत्र पे पहुंच जाना है। अगला कौन सा है? पूर्ण वसु। पुनर्वसु है, तो ठीक है। पुनर्वसु जी का जो लॉर्ड है वो खुद ही गुरु है। अगेन, पुनर्वसु का लॉर्ड हम्म। खुद ही गुरु है। अब पुनर्वसु का लॉर्ड अगर गुरु है, तो इसका मतलब वो अपने नक्षत्र में एंटर हो जाएगा, इसका मतलब स्थिति संभल जाएगी। समझ आई बात? तो अब आप हम्म। प्रिडिक्शन दोगे, ठीक है, वहां पर आपको प्रिडिक्शन इसी प्रकार से देना है। जब आप ईयरली प्रिडिक्शन दोगे कि जुपिटर के इन इन फेजेस में ये इन इन नक्षत्रों में एंटर होंगे और ये नक्षत्र इनके लिए कंफर्टेबल है, तो यहाँ पर इसका मतलब ग्रोथ होगी, यहाँ पर जी। पॉजिटिविटी दिखेगी। बट हम्म। ये तो रहा गुरु का एस्पेक्ट। इसी तरह से हमने शनि के भी निकालने, कि शनि जो है बिल्कुल एग्जैक्ट 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक कहाँ कहाँ घूमेगा, ठीक है ना। तो वो नक्षत्र हम्म। निकाले थे आपने, मैंने आपको ग्राउंड वर्क दिया था या नहीं निकाले थे? शनि के निकाले थे नक्षत्र। हाँ, शनि जी। बताओ फिर, शनि कब 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 एंटर हो रहा है? कहाँ एंटर हो रहा है 1 तारीख को? कहाँ होगा ये बताओ? 1 जनवरी को। शनि शनि 1 जनवरी में 2025 में अभी जहाँ है वहीं पे रहेंगे। कुंभ में ही है। लेकिन 25 मार्च को, 29 मार्च को वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि जो है वो तो गुरु की राशि है, ठीक है ना। हम्म। अब मीन राशि में नक्षत्र कौन सा आएगा वो निकाला? पूर्व भद्रपद। पूर्व भाद्रपद, ठीक है ना। तो अब हम पूर्व भाद्रपद का जो लॉर्ड देखेंगे। पूर्व भाद्रपद का जो लॉर्ड है अगेन वो गुरु है, ठीक है ना। जुपिटर जी। ठीक है ना, तो अब उसका लॉर्ड भी गुरु है। अब गुरु और शनि जो है, अब देखो दोनों बड़े ग्रह हैं, और गुरु क्या है? गैस है। इट्स अ हम्म। वाइब, इट्स अ पॉजिटिव एयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम्म। जब बहुत गहरे में उतर के देखेंगे, तो हमें ये समझ आएगा कि शनि जो है गुरु के नक्षत्र में एंटर होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जी। जब दो बड़े ग्रह आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? एज अ रिजल्ट ये होता है कि जब दो बड़े बड़े ग्रह मिलेंगे, तो डेफिनेटली जो स्पीड है, स्पीड किसकी, जो इन दो बड़े ग्रहों की जो स्पीड है वो थोड़ी सी वो हो जाएगी, क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि ऑलरेडी समझ इनकी रहे हैं। स्पीड कम ही है। तो जब शनि की बात करोगे तो शनि इज स्टेटस, ठीक है ना। शनि इज कर्मा, शनि इज जस्टिस। वैसे भी जस्टिस डिले मिलता है ना लोगों को, क्यों मिलता है? क्योंकि शनि की गति स्लो है। समझ आई बात? स्लो है। इन द हम्म। सेम वे अभी शनि जब गुरु के नक्षत्र में एंटर हो जाएंगे, तो वो भी एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होगी, मगर नेगेटिव भी नहीं होगी, ठीक है ना। मगर नेगेटिव भी नहीं होगी। तो अब आपको गुरु और शनि के दोनों के फल नजर आ गए। गुरु का पॉजिटिव जी। था और शनि का जो है
गुरु तो अभी रोहिणी में चल रहा था, और शनि जो है इस समय गुरु के नक्षत्र में चल रहा है, तो इसका मतलब कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। इसी तरह से थोड़ा सा और आगे टाइमलाइन को ले जाओ, आगे कोई चेंज आने वाला है? ये 28 अप्रैल तक रहेंगे। ओके। अ, आगे? पूर्व पूर्व भद्रपद के नक्षत्र में 28 तक रहेंगे। और उसके बाद उसके रेवती? बाद तो हाँ, उसके बाद का डाटा नहीं मिला मुझे, मैंने डाटा नहीं जांच मिला किया उसके था। बाद? उसके बाद वो जो है रेवती के नक्षत्र में एंटर हो जाएंगे, ठीक है ना? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? Yes. तो वो बुध का नक्षत्र है। अब शनि और बुध आपस में कंफर्टेबल है, मित्र है ना? ये मैंने आपको मित्रों और अभी अभी एस्ट्रोलॉजी की जो आपकी क्लास में ये वाली चीज पढ़ाई नहीं, मगर मैंने वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में या मेरे पुराने लेक्चर्स में सब जानते हैं कि दो ग्रुप्स हैं। तो एक हम्म। ग्रुप यहाँ पे भी देखो वो वाला चीज मैटर कर रही है कि अगर एक ग्रुप का बंदा, मतलब एक ग्रुप तो शुक्र का है, दूसरा ग्रुप गुरु का है, अगर इनके जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, तो गुरु के ग्रुप में कौन कौन आता है? चंद्रमा आता है, मंगल आता है, सूर्य आता है, ठीक है ना? और कहीं कभी कभी कुछ कुछ लोग केतु को भी मान लेते हैं, बट ठीक है, फेयर इनफ, हम इस चर्चा में नहीं पड़ेंगे। मगर और शुक्र के ग्रुप में कौन आता है? आपका शनि आता है, ठीक है ना? और राहु के। आपका राहु आता है, एंड केतु भी बोल देते हैं कोई। बुध बुध जो है दोनों तरफ रहता है। बुध सूर्य के साथ भी हाँ। अच्छे संबंध बना के बैठा हुआ है, और बुध शुक्र के साथ भी बड़े अच्छे संबंध रखता है। तो बुध डिप्लोमेसी से चलता है। बुध जो है बुद्धि का कारक भी होता है, वो जिस जिस ग्रुप का पलड़ा भारी उधर निकल जाता है। तो अभी तुम अब जब तुम अब करोगे आगे का, जो भी तुम अब आगे की प्रिडिक्शन दोगी, अब तुम निकाल पा रही हो? समझ आ रही है मैंने क्या बताया तुम्हें? तो गुरु और शनि के मिले हुए जी। रिजल्ट मिला के जब देखोगी, तो मेरे हिसाब से इतना भी घबराने की बात नहीं है। जो न्यूमेरोलॉजिकली आपके एस्ट्रोलॉजर्स ने हल्ला काटा हुआ है यूट्यूब पे, दैट इज समथिंग नॉट सो, आई वुड से कि इतना पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, एक साल है, इसमें थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स मुझे दिख रहे हैं एज पर माय प्रिडिक्शंस, ठीक है? और मैंने जो अभी आपके सामने पूरा एनालिसिस करके बताया सारे ऑडियंस को हमारी, ठीक है ना? तो इस वीडियो का पर्पज यही था कि आपको अगर पूरे साल का फल निकालना है, तो आप ग्रॉसली गुरु और शनि को पकड़ के अगले पूरा साल निकाल सकते हो। ये एक टेक्निक है अपने आप में प्रिडिक्शन देने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आई होप जी जरना सर। क्लियर होगी होगी बात। सिर्फ हाँ जी सर। हाँ बोलने के लिए हाँ मत बोलना। अभी तुम एक काम करो, अब तुम एक मेरे को, है ना, पूरे ईयर का बना के दो। अब आप, ये आपका टास्क है, ठीक है ना? बिफोर गोइंग ऑन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है, यू यू जस्ट मेक अ चार्ट, मुझे पूरा लिख के और मुझे फोटो सबमिट करो कि सर अगला साल में ये फेजेस ऐसे ऐसे होने चाहिए, मैंने गुरु और शनि के बेस पे निकाले। अब तुम निकाल के मुझे भेजोगी, ये तुम्हारा होमवर्क है, आज के वीडियो को करने का यही पर्पस था। समझ आई? जी। जी चलो, सर। आई होप इट इज क्लियर। यस सर, क्लियर। चलो फिर विद तो दिस, सर, हाँ बोलिए बोलिए। क्वेश्चन है जैसे कि अभी ये हमारा ऑल ओवर सारी चीजों में ही ये अप्लाई होगा, सारे स्टेट में ही अप्लाई होगा। अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर प्रिडिक्शन दे, तो हम्म। हमें उसकी जो की प्रतिष्ठा हुई थी, हमें उनकी उसकी ट्रांजिट में जाना होगा। देखो, दो दो चीजें होती हैं। एक तो आप असम को लेके आप पूछना चाह रहे थे ना, फॉर एग्जांपल, आसाम कौन से एरिया में ओके। आता है? देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है वो, सॉरी, आपको पता है, ठीक है, नॉर्दर्न ईस्टर्न बेल्ट है। देखो, नॉर्दर्न ईस्टर्न बेल्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? वहां पर इतनी, मतलब प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि वहां पर जो जो भोजन की शैली है, जो एक तो नॉनवेज बहुत चलता है आपके बेल्ट्स में, ठीक है ना? वो एक चीज बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? उसके कारण जो है जो तमस की प्रवृत्ति है वो लोगों में हावी रहती है, ठीक है ना? हाँ। दूसरा, ओवरऑल हमारे भारतीय सोसाइटी में वो तो खराब कर रखा है। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको इंटरनेट से आसाम की कुंडली मिलती है तो आप वो निकाल लो, या तो, ठीक है ना, आसाम की कुंडली। और अगर आपको आसाम की नहीं भी मिलती, तो आप जो है इंडिया की कुंडली से भी थोड़ा बहुत देख सकते हो। इंडिया की कुंडली वृषभ लगन की होती है, उसको देख सकते हो। और आप नॉर्दर्न ईस्टर्न बेल्ट के जो लॉर्ड है, नॉर्दर्न ईस्टर्न बेल्ट के वास्तु में जो लॉर्ड होते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है ना? नॉर्दर्न ईस्टर्न, देखो, वास्तु जो होता है ना, वो जन्म कुंडली से भी देखा जाता है, ठीक है ना? तो अभी हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न में, अगर आप जब भारत की कुंडली को बेस बना के अगर असम के लिए प्रिडिक्शन करोगी, तो आप ये देखो कि नॉर्थ और ईस्ट बेल्ट में कौन कौन से प्लेनेट घूम रहे हैं। और नॉर्दर्न ईस्टर्न बेल्ट किसको बोलेंगे? नॉर्दर्न ईस्टर्न बेल्ट बोलेंगे हम बेसिकली हमारा जो सेकंड हाउस है, जो थर्ड हाउस है, ठीक है ना, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस इन द हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया, वो रिप्रेजेंट करेगा कि वहां पर कौन कौन से प्लेनेट जो है गोचर करेंगे साल के अंदर, यानी कि ट्रांजिट करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट असम पे या पूरे नॉर्थ ईस्ट बेल्ट पे पड़ेगा। अभी बात समझ आई मेरी टेक्निक मैं कैसे निकाली है?
मैंने इंडिया की जी। कुंडली को बेस बनाया, मैं कि चलो आसाम की नहीं भी मिल रही तो इंडिया की कुंडली को बेस बना लिया। और इंडिया की कुंडली कुंडली को बेस बना के मैंने नॉर्दर्न ईस्टर्न जोन निकालिया, नॉर्थ ईस्ट जोन, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस या फोर्थ हाउस भी पकड़ सकती हो, ठीक है ना। उन जोन्स के अंदर अगर कोई प्लेनेट गलत तरीके से एंटर होंगे जिस जिस समय पे, उनका एनवायरनमेंट खराब होगा तो वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अभी समझ आ गई बात, अब प्रिडिक्शन निकल जाएगी ना। आई होप इट इज क्लियर। जी, बताओ। मैं आपको बताती हूँ। हाँ मतलब तुम मेरी बात को समझ गई हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वास्तु के अंदर जब 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 जन्म कुंडली देखते हैं कोई भी, जन्म कुंडली के अंदर जो पहला हाउस होता है वो पूरब दिशा होती है, जो चौथा हाउस होता है वो उत्तर दिशा होती है, और जो 10वां हाउस होता है वो दक्षिण दिशा होती है, और जो 7वां हाउस होता है वो पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, डायरेक्शंस हम्म। होती हैं कुंडलियों में भी। तो ये जो मैंने नॉर्थ ईस्ट का पार्ट निकाल के दिया है, कि जब नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर जब वो कोई भी प्लेनेट वहां से जब जब ट्रेवल करेंगे, चाहे वो चंद्रमा हो चाहे वो मंगल हो, अगर वो नीच के होके गुजर रहे हैं भारत की कुंडली को बेस बना के, तो तुम्हारे को वहां पे टर्बुलेंस नजर आएगा। दिस इज अनदर टेक्निक वेयर वी आर यूजिंग वास्तुशास्त्र एंड एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी, दोनों को मिक्स करके मैंने प्रिडिक्शन तुम्हारे को बताई है। और ये बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको तुम अगर सीख गई तो तुम्हें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तुम एक काम करो, तुम एक अब मेरे को प्रिडिक्शन बना के मेरे को भेजो एक, ठीक है ना। तुम असम का भी बना के भेजो, और मुझे पूरे साल का प्रिडिक्शन भी 2025 का बना के भेजो, दोनों काम तुम्हारे को मिल गए अब। अभी बात क्लियर हुई ना मेरी, मैंने कैसे लिंक किया चीजों को। पूछना है तो पूछो कुछ और, जी। बताओ। सर, अगर हम जैसे मेष राशि का ये साल कैसा जाएगा, तो हम 2025 की ट्रांजिट बनाकर हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल, मेष राशि का आपको ट्रांजिट देखना पड़ेगा, उसके बाद वृषभ का भी ट्रांजिट देखना पड़ेगा। अगर आपको 12 राशियों के ट्रांजिट निकालने हैं तो आपको उनके सबके ट्रांजिट, बिकॉज लोगों को लगता है एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। आपने कभी मेरे को इस तरह के प्रिडिक्शंस में देखा है कभी? उसके पीछे एक ही नहीं। कारण है कि मैं ये इस चीज के ऊपर मैं बहुत कार्मिक अप्रोच के साथ चलता हूँ। मैं खुद भी जेमस्टोन नहीं पहनता हूँ इवन तक। आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेरे जो पेंडिंग कर्मा जो मुझे भुगतने हैं, मैं भुगतूंगा। आई डोंट वांट टू कम। तो मैं, मेरे कहने का मतलब आपको यहाँ पर यह है कि आपको ये समझना है कि इन प्रिडिक्शंस को निकालने के लिए भाई हमें टाइम लगता है। अगर आप सही माइंड में, अगर आप ऐसे आके हम्म। कुछ बग बग करनी है तो फिर तो कोई भी आगे बैठ जाएगा। बट अगर आपको बिफोर हैंड आपको जो है इस पूरे, अब सारे के सारे 12 साइन लो, 12 के 12 साइनों में ये जब ट्रांजिट कैसे कैसे किन किन डायरेक्शंस में या किस किस किधर किधर मूव करेगा या कब कब नीच का हो रहा है, और उसमें भी अगर तुम गुरु को और शुक्र को बेस बना के करोगी तो तुम्हारे को आइडिया हो जाएगा कि मतलब गुरु और शुक्र जो है उनके, सॉरी गुरु और सॉरी ये शनि जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है मतलब अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पहुंचेंगे, उनके उनके उसी हाउस से रिलेटेड जो है उनको दिक्कत आएगी। समझ आई बात? मान लो गुरु किसी कारण से राहु वाले नक्षत्र में एंटर हुआ तो उस समय वो जो राहु का नक्षत्र है वो मेष लगन के लिए एक जगह पे आएगा, ठीक है। वृषभ लगन के लिए थोड़ा सा और आगे खिसक जाएगा, मिथुन के लिए थोड़ा और आगे खिसक जाएगा, तो जिस हाउस में खिसक के जाएगा वो उसी हाउस को इफेक्ट करेगा। समझ आई बात? हम्म। वहीं पे ट्रबल क्रिएट करेगा तो उसकी, उस उसमें मान लो किसी के 7th हाउस में जुपिटर जो है राहु के नक्षत्र में पहुंचा, उसका 7th हाउस था उस बंदे का, अब तो इसका मतलब उसके 7th हाउस में अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी उस साइन के। अभी समझ आई बात, टेक्निक? आई होप इट इज क्लियर। जी सर, यहाँ तक क्लियर है। वैसे अगर सर, जैसे हर राशि के अगर अपने अपने ट्रांजिट निकालने के लिए अलग अलग से चेक करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने मतलब पड़ेगा। डेट अलग अलग डालने पड़ेंगे। देखो देखो अलग अलग से मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो वो ट्रांजिट के अंदर जो ग्रह है वो खिसकता जाएगा बस आगे 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 आगे। अलग हम्म। अलग तो करना ही पड़ेंगे डेफिनेटली, अलग अलग तो आपको बनाना पड़ेगा कि मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा इस साल, ठीक है। या फिर वृषभ राशि पे क्या रहेगा, मकर पे क्या रहेगा, वो तो तुम्हें अलग अलग बनाने पड़ेंगे सबके। उसकी टाइमलाइन मतलब जो लगन है। लगन में बिठाना होगा उस राशि के हाँ लॉर्ड को, हाँ हाँ, जैसे कि। उस राशि को मान लो तुमने मकर को मन निकाल रहे हो अब, तो मकर को सेंटर में रख के लगन पे लिख के फिर गोचर को बिठाओ, तो तुम्हारे पास 12 चार्ट बनेंगे। वो जो 12 चार्ट होंगे वो तुम्हारे को अलग अलग टाइम पे उन 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 साइंस की बैड या गुड सिचुएशन बता देंगे, और वो भी बैड और गुड कहाँ पे, जिन जिन हाउसेस को लेके वो ट्रबल करेंगे। मतलब 12 हाउसेस भी तो होते हैं ना, हमारी पूरे जीवन को हमने 12 पार्ट में बांटा हुआ है। तो मान लो किसी का 7th हाउस में वो ट्रबल क्रिएट करें तो उसकी वाइफ को दिक्कत आएगी, किसी के 10th हाउस में करें उसकी नौकरी चली जाएगी, किसी का 6th हाउस हो रहा है उसके बेचारे की तबीयत खराब हो जाएगी, दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाएगी।
ठीक है ना, तो दिस इज हाउ यू हैव टू गेट द प्रिडिक्शंस। मगर पहले तुम गुरु और शनि की टाइमलाइन निकालो, और फिर गुरु और शनि को अलग अलग 12 घरों में बिठा लो, वो 12 12 चार्ट्स के अंदर, मेष से लेके मीन तक। तुम्हारा गुरु शनि से 90% तक तुम्हारी प्रिडिक्शंस निकल जाएगी। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, 90% बोल रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? जी अभी क्लियर हुआ? सच्ची सच्ची बोलो। जी सर, मैं ये भी, हाँ जी सर, ये भी मैं आपको नोट्स बनाकर मैं भेज हाँ, दूंगी, मैं ट्रांजिट अब वाला ये बताओ, और मैं एक। तुम्हारे को ये बात फोन पे कैसे समझाता? तो दैट इज व्हाई आई कॉल्ड यू अप। ठीक है ना, इसलिए मैंने हाँ मेरे को सर। तुम्हारे को बुलाना पड़ा। चलो, ये तुम्हारे को इसी बहाने तुम जी एक अच्छी सर। टेक्निक सीख गई हो। अब तुम हर साल का किसी किसी भी जी और शनि को बेस बना के हर साल का प्रिडिक्शंस निकाल सकती हो। 2025 का क्या, तुम अब 2030 तक के निकाल के अभी से डाल दो। मैं तो कहूंगा पीपल विल गेट लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम फ्रॉम योर एंड। ठीक है ना, बनाओ तुम, लोगों को तो अपना फ्यूचर जानना ही है। जी अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं वो निकाल लो, बता दो। जन ठीक है ना, डू द नीडफुल। गुरु शनि को बेस बना लो मगर उसमें, ठीक है ना। चलो फिर, जी आज के वीडियो को यहीं पे रोकते ठीक है हैं। सर, थैंक यू। चलो, ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जी।